अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को लास्ट टाइम भी बता चुकी थी, 2019 का पेपर है हमारे पास। ओके, आप लोग देख सकते हैं 2019 का पेपर है। ओके, यहाँ पर 19 का है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए तारीख दी हुई है आपको, और उसी के साथ साथ में आपको मार्क्स दिया हुआ है, टाइमिंग भी आपको मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। 1 में पूरा क्लियर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक ले सकते हो। ये थोड़ा क्वेश्चन ब्लर है मगर मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था, देखिए ठीक है। दूसरा उसी के साथ साथ में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीसरा क्वेश्चन हुआ हमारा। कैसे लिखना है ये भी मैंने बता दिया, छोटे आंसर के लिए बड़े आंसर के लिए। आपको पहले मैं ये बता दूं बेटा कि जो हमारी वीडियो होती है वो 3 पार्ट में बनती है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर जो 1 है और 2 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 है ये पहले पार्ट में बनती है वीडियो। फिर क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास इसमें कंप्लीट हो चुका है, सॉरी 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो सेकंड पार्ट में बनेगी। और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है इसकी वीडियो थर्ड पार्ट में बनेगी। तो अभी हम जो बना रहे हैं वीडियो वो कौन सी है हमारी, क्वेश्चन नंबर 4 की है, दैट मीन्स थर्ड की है। क्लियर हो गया आपको इतनी चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी थी, आप नहीं देखे हो प्लीज़ एक बार विज़िट करो चैनल पर, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और प्लेलिस्ट भी हमारी बनी हुई है, ये सब भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। बाहर की आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करो बेटा, सीखना है तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी मैं, आपको पूरी चीज़ें क्लियर करवाते चलूँगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है भाषांतर महांचे काय। यहाँ पर 2 सवाल है, पहला आपको मिल गया। दूसरा आपको क्या बोला है, भाषांतरांचे महत्व उदाहरण सह स्पष्ट करा। मतलब कि भाषांतर जो भी है ये क्या है पहले आपको ये बताना है। उसके बाद बोला गया है जो भाषांतर है उसका महत्व स्पष्ट करो, वो भी उदाहरण देकर। आपको क्लियर हुआ? सवाल समझ में आया? सवाल 2 तरीके के हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी प्लीज़, लेकिन आप लोग क्या करो पूरी देखो, एक ही बार देखो बेटा वीडियो, बार बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बार ही देखो और लास्ट टाइम देखो, उसको ज़्यादा वो मत करो, एकदम अच्छे से समझ जाएगा। मैं एकदम डीप में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। जितना मैं आपको बता रही हूँ बस सिर्फ़ और सिर्फ आपको उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात? आपको समझ में आ गई? चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? हाँ, यहाँ पर हमको देखिए क्या लिखा हुआ है, भाषांतर बोला है ना आपको। हाँ, भाषांतर का मतलब पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि भाषांतर का मतलब क्या होता है। भाषांतर का मतलब ये होता है कि तर्जुमा, तर्जुमा समझता है ना, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसे होता है, अभी जैसे मैं आपको ये मराठी पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं मराठी के साथ साथ में आपका क्या ले रही हूँ, उर्दू ट्रांसलेट कर रही हूँ ना, तो यही चीज़ क्या होता है, भाषांतर होता है। आपको समझ में आया? कुछ मीनिंग नहीं समझ में आएगी मैं पूरा क्लियर करवाते चलूँगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको पूरा फोकस यहाँ पर बनाकर रखना ही पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गई आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला दिया हुआ है, इसको भी मैं रब कर देती हूँ। भारत सारख्या मतलब भारत में, भारत जो है वो बहुभाषिक, बहुभाषिक, बहु यानी बहुत ज़्यादा, कसीर, ठीक है, और भाषिक यानी लिसानी, कसीर लिसानी यानी एक से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है। देशामध्ये भाषांतराचे भूमिकेवर अतिशय जास्त भर दिलेले आहे जाते। अभी एक एक वर्ड में बताती हूँ। भारत सारख्या समझ में आ गया आपको? भारत सारख्या यानी क्या होता है, भारत में। इतनी चीज़ समझ में आई आपको, भारत सारख्या? ओके। बहुभाषिक मतलब कसीर लिसानी यानी ऐसी लैंग्वेज जो एक से ज़्यादा हो, मतलब 2 से ज़्यादा हो, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। 2, एक से ज़्यादा नहीं,
दो से ज़्यादा हो, बहुभाषिक यानी कसीर लिसानी. देशामध्ये, देश के अंदर, मुल्क के अंदर भाषांतराचे मतलब तर्जुमे की भूमिकवर अतिष्ठ यानी जो ये किरदार है, ट्रांसलेशन करने का जो किरदार है, अतिष्ठ जास्त बहुत ज़्यादा भर दिलेले जाते, इसके ऊपर जोर दिया जाता है. भर दिलेले जाते मतलब क्या होता है बेटा? जोर दिया जाता है. क्लियर हुआ? आगे क्या बोल रहे हैं? भारत के अंदर 22 भाषा, कितनी भाषा है? 22 भाषा या भारत के अंदर राज्यघटनामध्ये मतलब जो उसका संविधान बना हुआ है उसके अंदर 8व्या भागात ओकविले जाते, मतलब यानी इसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है, भारत के आयन के अंदर ये चीज़ देखी जाती है. भारत में 15 वेगवेगळ्या अलग अलग पटकथन जो मतलब हमारी जो ये सब होती है ना, पटकथन यानी कि आइन्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, और संभार पोषा जास्त भर भारतमध्ये भाषांतर. एक सेकंड, मेरी शायद एक को लाइन अलग हुई है. हाँ, जास्त मातृभाषा यानी जो मातृभाषा होती है हमारी, आणि हजारों बोली भाषा आहे. कितनी बोली भाषा है? बहुत ज़्यादा जो है बोली भाषा है. क्लियर हुआ? हमारे यहाँ कैसी है बोली भाषा? जो है बहुत ज़्यादा बोली भाषा हमारे यहाँ बोली जाती है. आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई? तो हमारे यहाँ क्या होती है? 15 जो है अलग अलग भाषा और 100 से ज़्यादा जो होती है मातृभाषा और बोली भाषा जो है बोली जाती है. आपको इतना लिखना है, उसके आगे की लिखने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. उसके बाद क्योंकि हमको लिखना भी है ना आंसर किस तरीके से करना है. अब उसके बाद हमको क्या लिखना है? ध्यान दो यहाँ पर. भाषांतर जो ट्रांसलेशन है, हा मराठी शब्द है. ये क्या है? एक मराठी शब्द है. आणि याचा अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? लिहिलेले मतलब दिखना, किंवा बोललेले जो बोला जाता है, इतर भाषेमधील सांगणे, जो लिखा है या जो बोला जा रहा है उसको दूसरी लैंग्वेज में सांगना, बताना. ठीक है, जैसे अभी हम जो कर रहे हैं ये हमारा वर्क क्या है? ये भी भाषांतर है, क्योंकि ये मराठी में लिखा हुआ है और मैं आपको इसे उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रही हूँ. यही चीज़ भाषांतर है. आई होप आपको समझ में आ गया. अगर आप उतनी डेफिनेशन नहीं लिखते हो, सिर्फ और सिर्फ ये वाले पॉइंट से, जो ये वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिखते हो तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है. लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि बैक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. भाषांतर ही एक कला आहे. ये जो है ट्रांसलेट करना, ये एक क्या होती है? कला होती है. त्यामधील 2 भाषांचे समावेश होते. इसके अंदर कैसे होते हैं? 2 भाषा का समावेश होता है. तो आप इस तरीके से 2 प्रकार बना के आप लिख सकते हो कौन कौन सी टाइप्स होती है. ठीक है, पहली कौन सी होती है? हमारी मूल भाषा होती है. दूसरी हमारी कौन सी होती है? लक्ष्य भाषा होती है. क्लियर हुआ? चलिए अब हम पहला पढ़ते हैं. मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे. पहला देखते हैं हम मूळ भाषा. मूळ भाषा म्हणजे, मूळ भाषे का मतलब है ज्या भाषाचे भाषांतर केले जाते, जो भाषे का ट्रांसलेट किया जा रहा है. उदाहरण, जब तुम मराठी से अंग्रेजी में भाषांतर केले म्हणजे तुम कर लेते हो, तो मूल भाषा कौन होती? मराठी. मैं हिंदी में समझाती हूँ. मूल भाषा क्या है बेटा? जैसे अभी जो दिया हुआ है मराठी में, ओरिजिनल लैंग्वेज यही मूल भाषा है. जो चीज़ आप ट्रांसलेट करोगे वो मूल भाषा नहीं है. अभी मैं मराठी का आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, यही आपका मूल भाषा है. मैंने मराठी को हिंदी में ट्रांसलेट किया या उर्दू में ट्रांसलेट किया, वो आपकी क्या हो गई है? लक्ष्य भाषा हो जाएगी. लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आया कि ट्रांसलेशन के लिए मैंने जो रियल लैंग्वेज है वही मूल भाषा होगी. अभी मैं मराठी पढ़ा रही हूँ तो मराठी के अंदर जो लैंग्वेज मराठी में लिया हुआ है ना, तो यही आपकी कौन सी लैंग्वेज है? मूल लैंग्वेज होगी. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं. लक्ष्य भाषा. लक्ष्य भाषा भी मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी, लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. लक्ष्य भाषा वो जिसको आप सीखना चाहते हो. जैसे कि आप मराठी सीखने के लिए आए हो
तो आपके लिए वो आपकी क्या हो सकती है, लक्ष्य भाषा हो सकती है। लक्ष्य भाषेत एक भाषेतून, जो लक्ष्य भाषा होती है एक भाषातून भाषांतर, एक भाषा को दूसरी भाषा में दुसरे भाषात करतात, दूसरी भाषा में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। जे मराठी भाषेचे अंग्रेजीमधील, जब मराठी भाषा को अंग्रेज़ी भाषा में क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, भाषांतर करते हैं, तो अंग्रेज़ी ही लक्ष्य भाषा होते। ये हमारी कौन सी भाषा होती है, लक्ष्य भाषा होती है। अभी आपको क्लियर हुआ या मैं वापस से बता दूं? देखो, जब हम कोई भी लैंग्वेज में, ये वाला मैं समझा रही हूँ, देखो ये वाला वापस से बता देती हूँ मैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहेगी आपको, तो मैं दोनों चीज़ बता देती हूँ, किताबी नॉलेज वाली नहीं बता रही हूँ, आपको अपनी बता रही हूँ। देखो, मूल भाषा कौन सी है, जैसे अभी आप जो रियल लैंग्वेज है आपकी, मूळ भाषा म्हणजे काय, मूळ भाषे का मतलब ये है कि जो भाषा में आपको क्या किया गया है, मूळ भाषा म्हणजे जे भाषाचे भाषांतर केले जाते, जो लैंग्वेज में भाषांतर किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, वही आपका क्या है, मूळ भाषा है। जो भी लैंग्वेज में किया गया है वही मूळ भाषा है। उदाहरण, जर तुम्ही मराठीचे अंग्रेजीमध्ये, मराठी से अंग्रेज़ी में क्या करते हो, भाषांतर केले। जब तुम भाषांतर करते हो मतलब क्या, कि मराठी को इसमें ट्रांसलेट करते हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो मराठी ही मूल भाषा है। ट्रांसलेशन किसका हुआ, मराठी लैंग्वेज का। अब वो चाहे आप इंग्लिश में करो, चाहे उर्दू में करो, चाहे हिंदी में करो, चाहे कन्नड़ में करो, कोई सी भी लैंग्वेज में आप करो, तो जो ये लैंग्वेज है आपकी मराठी, यही आपकी मूल भाषा होगी। बात समझ में आ गई? ये रियल लैंग्वेज है, आप उसका ट्रांसलेट कर रहे हो, जो कंटेंट दिया हुआ है मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकती हूँ, उर्दू में कर सकती हूँ, हिंदी में कर सकती हूँ, तो ये हमारी मूल भाषा नहीं है। जो रियल कंटेंट दिया हुआ है वो हमारी मूल भाषा है। अब इस तरीके से इसके अलग हम ले सकते हैं, इसके अपोजिट कैसे लिया जा सकता है, इसके अपोजिट फॉर एग्जांपल मैंने उर्दू लिया, उर्दू को आप ट्रांसलेट कर रहे हो हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, तो आपकी मूल भाषा कौन सी हुई, यही वाली हुई। अभी समझ में आया आपको? अभी देखो, फिर नेक्स्ट क्या है, लक्ष्य भाषा। अभी आप लोगों ने मराठी लिए हो, मराठी सब्जेक्ट लिया है आपने, मराठी सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट में है, लेकिन आपकी लैंग्वेज मराठी नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप उर्दू से बिलोंग करते हो, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपकी मदर टंग मराठी नहीं होगी, क्योंकि सबकी अलग अलग मदर टंग होती है, तो आपकी मदर टंग मराठी नहीं है, तो आप इसको सीख रहे हो, जो लैंग्वेज सीखोगे वो आपकी लक्ष्य भाषा होगी। ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है, आप मराठी भी सीख सकते हो, वो आपकी लक्ष्य भाषा हो सकती है। आप उर्दू भी सीख सकते हो, कोई जो सीखना चाहता हो, जो इंग्लिश मीडियम में होगा वो उर्दू सीख सकता है, वो उसकी लक्ष्य भाषा हो सकती है। जो हिंदी सीखना चाहता है वो हिंदी सीख सकता है, वो उसकी लक्ष्य भाषा हो सकती है। बात समझ में आई? लक्ष्य भाषा मतलब क्या? ये थोड़ा सा बड़ा है बेटा, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं समझोगे प्रॉब्लम आएगी, समझ लो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होती है। देखो, एक ही क्वेश्चन के अंदर 15 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और यही चीज़ है, मतलब इसी का एक नेक्स्ट पार्ट, एक ही क्वेश्चन हुआ था ना अभी, अब हमको क्या करना है, महत्व करना है। अब ये देखो, इसको लिखना पड़ेगा आपको, कैसे लिखना पड़ेगा, वेट अ मिनट, हाँ 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 सेकेंड रुको, सॉरी बेटा, बीच में ज़रा कॉल आ गया था, वो अटेंड करना पड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मेरी बात समझ ली आप लोगों ने, मैंने आपको क्या बताया, प्लीज़ एक बार और देख लो यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको भाषांतर का पूछा है, नहीं आ रहा है लिखने, सिर्फ इतना लिखो, ये वाला पॉइंट अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। आप सिर्फ इतना ही लिख दोगे तो भी चलेगा, और इसको मूल भाषा और ये लक्ष्य भाषा, उसके पॉइंट डालोगे, अंदर का कंटेंट नहीं भी लिखोगे तो इट्स ओके। अब उसके बाद आपको क्या है, तो अभी हमको क्या करना है, अब इसके अंदर के पॉइंट डालना है, क्योंकि महत्व पूछा है तो आपको महत्व लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, महत्व जो है आपको क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो आपको बोला जा रहा है, आजचे जग, जो आज की जो दुनिया है ये कौन सी है, तांत्रिक विकासाचे जग आहे, मतलब टेक्निकी दुनिया है,
मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हर चीज़ कैसी हो चुकी है, टेक्निकल हो चुकी है, ठीक है। जग है एक गावा प्रमाण ने झाला है, पूरा जो ये दुनिया है एक गांव बन के रह गया, सिमट कर रह गया है, ऐसा बोला जा रहा है इसके अंदर। आगे क्या बोला जा रहा है, लोग फार जवळ आले होते, लोग दूर से एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, मतलब जो दूर दूर का जो सफ़र रहता था तो उससे एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। पण भाषा ही अड़चन आहे, लेकिन इसके अंदर लोग तो जा सकते आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करती है, भाषा। जैसे क्या एग्जाम्पल, एखादा फ्रांसी, जो फ्रांस का व्यक्ती है, त्याचे भारतीय मित्र बरोबर, भारत का दोस्त, अगर वो भारत के कोई बंदे को दोस्त बनाता है, फ्रांस का कोई बंदा है भारत के बंदे को दोस्त बनाता है, तो उसके लिए संभाषण करू शकत नाही, उससे संभाषण होगा ही नहीं, बातचीत कैसे करेगा, वो फ्रांसीसी बोल रहा है या इंडियन अलग लैंग्वेज बोलेगा, कारण त्याला हिंदीचे ज्ञान नहीं, क्योंकि उसको तो हिंदी का ज्ञान नहीं है। किसको नहीं है, जो फ्रांसीसी है। और ये जो भारत वाला है उसको कौन सा फ्रांसीसी लैंग्वेज आती है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। भाषांतराने हे शक होते, ट्रांसलेशन की वजह से ये पॉसिबल है। खालील गोष्टीसाठी जो नीचे दिया हुआ है, भाषांतर आवश्यक आहे, इसकी वजह से भाषा क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे का पॉइंट हम लेते हैं। बाजाराचे, जो बाज़ार है, वाढत्या मतलब तेज़ी, बाज़ारों के अंदर तेज़ी जो आ रही है, बाज़ारों के अंदर क्या आ रही है, तेज़ी आ रही है। गरजमुळे भाषांतर करने गरज आहे, मतलब यानी बाज़ार जो बढ़ रहे हैं तेज़ी से, इसके लिए हमको भाषांतर की ज़रूरत पड़ी है, ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पड़ी है। इसके अलावा क्या है, भाषांतर या उद्योग गेल्याचे तेज़ मिळलेली, मतलब इसके अंदर भी तेज़ी आ रही है, तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट और अलग अलग कंपनियों से जुड़े हैं। जो सनतें हैं यहाँ, ठीक है, उद्गेला मतलब सनत वगैरह जो है, सनतों में जब तेज़ी आ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को कहाँ पर डाल रहे हैं, वेबसाइट पे डाल रहे हैं और कंपनीज़ वगैरह से कांटेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी तो किसकी ज़रूरत हो रही है, भाषांतर की तो ज़रूरत हो रही है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस हो रही है। तो ये प्रोजेक्ट जो होता है हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पॉसिबल होता है, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ भाषांतर की वजह से। मैंने 100 से ज़्यादा मरतबा भाषांतर बोल दिया है, आपको सुन कर ही याद हो चुका होगा। वेगवेगळ्या संस्कृतीचे लोग, अलग अलग संस्कृति के जो लोग होते हैं वेगवेगळ्या भागामध्ये अलग अलग हिस्से में रहते हैं, ठीक है, अलग अलग लोग जो है अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, भाषांतरमुळे अलग अलग आत्यांश जवळ आले आहे। इसके अंदर इसका बहुत इम्पॉर्टंट रोल है। ज्यांच्या इतर भाषाचे सहाय्याने आळवते त्यांना भाषांतरमुळे वाचलेले मिळतो, मतलब जिसको दूसरी जो लैंग्वेज है, दूसरे चीज़ों को पढ़ना अच्छा लगता है, दूसरों की किताबें पढ़ने अच्छी लगती है। जैसे कुछ नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो हमारी कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, हमारे मुस्लिम में भी एज़ फॉर नॉलेज के लिए भी तो ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वो ट्रांसलेशन ही की हुई होती है ना लैंग्वेज में, तो पढ़ने के लिए उसमें क्या होता है, सहारा मिलता है। बात समझ में आ गई। भाषांतर कल्पना आणि माहिती, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी थिंकिंग होती है और जो हमारी मालूमात होती है वो क्या होती है, जगत प्रस्तो, मतलब कि वो फैलना बढ़ना स्टार्ट होती है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाँ, ये देखिए क्वेश्चन जो है, विद्यार्थ्याचे मराठी, बच्चे जो हैं मराठी शब्द भंडार करताना बढ़ाने के लिए कोणते उपक्रम करावेल। ये क्वेश्चन आप मेरी बात याद कर लो, सुन कर ले लो, लिख कर ले लो कि ये क्वेश्चन आपको वेरी 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 इम्पॉर्टेंट हर बार पूछता है। मैंने 2023 की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, 2024 की वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर भी बताऊँगी, ठीक है।
अब ये पॉइंट देखो पहले कैसा दिया हुआ है, आप बच्चों के अंदर बढ़ाने के लिए क्या क्या करोगे, तो मैंने आपको देखो सब पॉइंट में लिखा है। तो आप इस तरीके से आंसर मत लिखना, क्योंकि ये ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता है। आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना है। मैं जैसा बता रही हूँ आप वैसा समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं तो खुद ही लैंग्वेज एकदम सुपर सरल यूज़ कर रही हूँ, एकदम आसान वाली, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो शब्द भंडार, तो शब्द भंडार सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शब्द भंडार जो है उसका मतलब समझ में आया, ज़ख़ीरे अल्फाज। क्या मतलब होता है उसका, ज़ख़ीरे अल्फाज। तो प्रस्तावना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। भाषा चांगल्या बोलता येण्यासाठी मुलांचे जवळ शब्दांचे भरपूर साठे असलेला हवा या संग्रहांचे शब्द भंडार असे मानले जाते। जो भी बच्चे को कोई लैंग्वेज सीखना है, बोलना है, तो उसके अंदर अगर वो बच्चे का ज़ख़ीरे अल्फाज ज़्यादा अच्छा होगा तो वो बहुत ही अच्छी होती है, ये बात ऐसा माना जाता है। अचूक वो आकर्षक वाक्य रचना, अचूक यानी बिल्कुल सही, अचूक यानी गलत मत समझना, अचूक यानी गलत होता है, अचूक यानी सही होता है। और आकर्षक मतलब यानी कि अट्रैक्टिव, वाक्य रचना मतलब जो हमारा सेंटेंस फ्रेमिंग है, जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस फ्रेमिंग होती है ये योग्यसाठी इसका इस्तेमाल, योग्यसाठी इसका इस्तेमाल उत्तम, उत्तम यानी बिल्कुल सही, वो भरपूर, भरपूर यानी बिल्कुल सही ढंग से शब्द संग्रहाचे गरज असतात, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या शब्द संग्रहात अनेक शब्दाचे समावेश होते, ये शब्दों के अंदर अलग अलग शब्दों का समावेश होता है, मतलब शामिल होता है। विविध नाम, अलग अलग नाम। विश्लेषण, विश्लेषण मतलब उसकी खासियत। क्रिया विशेषण और अलंकृत शब्द, समानार्थी शब्द। जो जो याद हो रहा है ना आप इतना सब डालो, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, शब्द संग्रहाचे शब्द भंडार, ऐसा लिखोगे शब्द भंडार, फिर उसके बाद ये सब डाल दोगे। कौन से पॉइंट डालोगे, देखो ये नाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, आकलोकन, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, ऐसे ऐसे पॉइंट बना के डाल दोगे। इतना डाल के ये पॉइंट को यहीं पर ही आप क्या कर दोगे, समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना। अब उसके बाद देखो क्या बोला गया है, आपको यहाँ पर हर पॉइंट को वाज़ेह तौर पर लिखना है। आप इसको किस तरीके से करोगे, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट हाईलाइट करोगे। जब पॉइंट हाईलाइट करोगे तो ऊपर भी तो आपको कुछ लिखना है ना, तो वो ऊपर आप क्या लिखोगे वो बताने जा रही हूँ मैं। अब आप यही लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, विद्यार्थ्याचे मराठी शब्द भंडार वाढण्यासाठी उपक्रम, ठीक है, इतना वर्ड लिखोगे वो लाइन के ऊपर जो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद आप जो पॉइंट बनाओगे, पहला कौन सा लिखोगे, पहला लिखोगे आंतरिक शब्द भंडारचे योजना, योजना करने। पहला वर्ड क्या आप लिखोगे, आप इस तरीके से योजना करने। दूसरी लाइन में क्या लिखोगे, योजना करने हो गया, फिर इस दूसरी में क्या लिखोगे, चर्चा करने। ये चर्चा करने ना, मतलब आप इस तरीके से जब आप पॉइंट बनाओगे तो अलग अलग पॉइंट में इसी में से कुछ पॉइंट्स उठा के डाल देना जो जो आपको इजी लगता है। फिर ये पैराग्राफ पूरा लिखना, ये जो पॉइंट्स को पूरा लिखना। ये पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, एक एक वर्ड हिंदी में करते जा रही हूँ, आप इसको समझते चलो। वर्गात अंताक्षरी शब्दिक भांड्याचे योजन करने। क्लास के अंदर, क्लास के अंदर, क्लास के अंदर अंताक्षरी, अंताक्षरी और भांड्याचे मतलब अलग अलग टाइप्स के खेल करने का योजना करने, योजना करने, नियोजन करने मतलब के मंसूबा बनाएंगे, उसको प्रैक्टिकल करके बताएंगे, अंताक्षरी वगैरह खिलवाएंगे। सेकंड पॉइंट है कथा कथन, या तो कथा कथन सुनाएंगे, या तो चर्चा करवाएंगे, या तो अनौपचारिक है। अनौपचारिक किसको बोला जाता है, जो गैर रस्मी होता है, ठीक है, ये वातावरण निर्माण करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या लेंगे, एखादा घटना, कोई भी एखादा घटना जो हुई है, प्रसंग जो उसके हालात है, पाहून यांचे खुमदस्तार शैलीत वर्णन करने। जैसे कि अभी जैसे इलेक्शन का टाइम है तो इलेक्शन से रिलेटेड हमको क्या क्या बोलना है, इससे रिलेटेड एक घटना दे दिया गया, एक हालात दे दी गई कुछ, और यहाँ पे कश्मीर में क्या हो रहा है, इसके अलावा और कौन कौन सी प्लेस पे क्या हो रहा है, ये हालात दे दी जाएगी। एक तरीके से आपको उसका वर्णन करना रहेगा, वर्णन करना मतलब उसके बारे में बोलना रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, वाक्य प्रचार।
वाक्य प्रचार तो आपको पता ही है, जुमलों में इस्तेमाल वगैरह जो रहता है। महणी, समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, ये सारे शब्द को आपको क्या करना है, वर्गात क्लास के अंदर खिलवाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक वर्ड दिया जैसे दिन, आपको उसको बोलना है रात। ये तो हो गया समानार्थी विरुद्धार्थी, और समानार्थी विरुद्धार्थी ये हो जाएगा। जैसे मैंने बोला फलक, फलक का क्या आप ले सकते हो, फलक के लिए क्या लेंगे आप, आसमान ले सकते हो समानार्थी शब्द के अंदर। आबेल डैश, मुझे मार, ऐसा ये ले सकते हैं। एक अनार 100 बीमार, ये महानी हो गया, वाक्य प्रचार हो गया। इस तरीके से हम क्लास के अंदर कर सकते। दररोज स्विचार लिखने, दररोज स्विचार सांगने, मतलब हर रोज़ एक बच्चा जो है इंडिविजुअल अपने जो स्विचार है वो बोलेगा। और फलक पर स्विचार लिखने, मतलब फलक पर बोर्ड के ऊपर जाकर वो स्विचार अकवाल ज़रीन लिखेगा। और भूति प्रकृति तैयार करने, मतलब कि अलग अलग जो अच्छी अच्छी बातें होती है उसको अलग जगह पर लिख कर रखना। विविध कविता, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, विविध कविता, अलग अलग जो कविता होती है कैसी, जैसे बड़बड़ गीत हो गई, ये सारी लोकगीत हो गई, ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़वाएंगे। तो इससे भी शब्द जो होते हैं हमारे वो बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोज़ वर्तमान पत्रिका वाचन करने। अब रोज़ाना अखबार पढ़वाएंगे बच्चों को, अखबार पढ़ने से भी हमारी नॉलेज बढ़ती है। हाँ, और हर दिन 10 नए शब्द लिखने के लिए बोलेंगे, लेखन काटने, 10 नए शब्द लिखने के लिए बोलेंगे। आई नो ये पॉइंट ज़्यादा हो रहे हैं, आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करो। वस्तु चित्र दिखाऊं, मतलब या तो आप क्या करो, कोई पिक्चर्स वगैरह दिखाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ये बुक देख रहे हो तो आपके पास फ़िलहाल अभी आपके पास मोबाइल मौजूद होगा, है ना, नोटबुक मौजूद होगी, किताब मौजूद होगी, पेंसिल्स है, पेन्स है। ये सबको मराठी में बोलने की प्रैक्टिस करना कि मतलब इसको क्या बोला जाता है। तो यही बोला जा रहा है, वस्तु चित्र दाखवून, कोई भी पिक्चर्स वगैरह दिखाना, और वर्णन करावेचे सांगणे, एक पिक्चर जो है बताकर, कोई भी एक पिक्चर उसके बारे में फिर आप बच्चे को बोलने के लिए बताना, सांगना। जैसे पेंसिल के बारे में बोलना है, बुक के बारे में बोलना है, मोबाइल के बारे में बोलना है। अनौपचारिक गप्पा गोष्ठी करने, अनौपचारिक गप्पा गोष्ठी करने का मतलब ये होता है बेटा कि जैसी लैंग्वेज आपको आ रही है वो लैंग्वेज में, जैसे कौवा प्यासा कौवा है उसके बारे में आप अपने मन से पूरी कहानी बोल डालो, गप्पा गोष्ठी करो, मतलब बातचीत करो। ठीक है, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या व्यास अनुपूर्ण अशी पुस्तक साठी उपलब्ध करून बच्चों को ऐसी किताबें देने, वो नए शब्द संकलित करावे से प्रोत्साहन करने, मतलब बच्चों को मोटिवेट करना, ऐसी किताबें देना बच्चों को और फिर उसकी मीनिंग्स वगैरह पूछना। तो इससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, मतलब उनको मोटिवेशन मिलती है। भांडियाचे खेळ, मतलब नए नए ज़ख़ीरे अल्फाज होते हैं ना, तो उसी को बोला जा रहा है कि भांड्याचे खेळ, कैसे खेल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड लिया पानी, अब पानी से रिलेटेड वर्ड बोलो, ऐसा। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको करना है। तो देखो जैसे कैसे गेम बता दिया गया आपको, पहली फेरी होईल, पहला अक्षर शुरू होण्याची शब्दाची आवाज़। जैसे पहली फेरी होगी जैसे आ, तो आ से अब वर्ड बोलना है, तो आनंद, आकाश, इस तरीके से ये वर्ड बोल दिया बच्चे ने। दूसरी फेरी, दूसरी बारी में क्या करना है, शब्दातील दूसरा अक्षर पाऊन, अब हमको पहला अक्षर नहीं लेना है, दूसरे अक्षर से शुरू करना है। तो जैसे अभी अगर मैंने यहाँ पर आकाश आनंदवत बोल दिया तो आपने दूसरा कौन सा लिया, आकाश लिया। अब मैंने कुछ और वर्ड बोल दिया, जैसे कविता बोला मैंने, तो वी, ठीक है, विराम चिन्ह, ऐसा ये वर्ड जो है सेकेंड लेटर से शुरू होना चाहिए। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा है बेटा, नहीं यकीन हो रहा है, पिछले साल के पेपर को उठाओ, देखो, आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें समझ में आएगी। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद नोट्स बना कर दिया है बच्चों को। आप 4 मार्क्स से क्वेश्चन में आएगा तो आपको बड़ा ही लिखना है, और ये हमेशा 4 मार्क्स में पूछता है, तो आप इसको फ़र्क के तौर पर ही लिखो। अगर आपको फ़र्क के तौर पर नहीं लिखना है तो आप पैराग्राफ की शक्ल में लिख सकते हो, आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। आवाज़ आणि भाषण, ध्यान दो, आवाज़ और भाषण ये दोनों के बीच में हमको फ़र्क स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी थी। 2 मिनट के लिए होल्ड करते ये वाला क्वेश्चन, आगे देखती हूँ, मैं ली होंगी आगे PDF में तो मैं लेती हूँ। ठीक है, कि वहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्ण महांचे काय, वर्णाचे प्रकार
सविस्तर स्पष्ट करा। और ये क्वेश्चन भी 2000 किसने पूछा है, देखो 23 ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ही पूछा है। जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ मेरी बात समझ के चलो, क्योंकि ये देखो वर्ड, अब मैंने आपको क्या बोला, वो भाषा वाला जो है फ़र्क वाला है उसको 2 मिनट के लिए होल्ड करो, आगे बताती हूँ मैं। अब ये वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन ले रही हूँ वर्णमांचे काय, ओके, वर्णाचे प्रकार। याद रखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ दी हुई है आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं फेरोज़ी कलर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं। मराठी भाषेत वर्णाचे 5 प्रकार असतात। फिलअप में पूछता है कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर, स्वरादि, नए स्वरादि, अर्ध स्वरादि, व्यंजन। स्वर, स्वरादि, नवे स्वरादि, अर्ध स्वरादि, व्यंजन, ये 5 प्रकार आपको पूछता है। बाय हार्ट कर लो आप लोग, ठीक है। अब हमको ये 5 आपने लिख दिया, देखो यहाँ पर पूरे लिख दिए हैं। ही वर्ण व्यवस्था समजून, ये चीज़ को समझना, और खालील वर्ण महानताना तुम्हाला काय वर्णाचे पहा, ये सब लाइन मत लिखो, पूरा बहुत बकवास है ये, इसको हटा दो। पेपर में सब नहीं लिखना, बस इतना करना, डायग्राम बना देना, ओके। डायग्राम बनाने के बाद बेटा आपको ये पॉइंट हाईलाइट करने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। भले ही वीडियो 30 मिनट की हो गई है तो क्या हुआ, आपको समझना ही पड़ेगा अगर आप पास होना चाहते हो। नहीं पास होना है तो फिर वीडियो छोड़कर आप जा सकते हो, ठीक है। मैं आपको बीच बीच में मोटिवेशन भी देते रहती हूँ ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। तो पहला हमारा कौन सा है? स्वर है, ठीक है। स्वर देखिए आपको दिया हुआ है, स्वर मतलब वॉवेल्स होता है, प्लीज़ ध्यान दो। तो देखो ये वॉवेल्स आपको पता ही है, आ ई उ है ना, फिर ऋषि, फिर यहाँ पर ए ओ औ, इस तरीके से दिया है, ध्यान दो। हे ध्वनि, ये जो आवाज़ है आ ई, ये आवाज़ है एक तरीके से, जैसे हमारे में कैसे होती है सा रे गा मा, है ना, ये वाला, ये ध्वनि आवाज़ है। ध्वनि म्हणताना तोंडाला हवा कुठे अडवत नाही। जब आप ये सारे शब्द को बोलोगे तो आप खुद बोलकर देखो, आपका जो ज़बान है, आपका जो मुंह है, ये कहीं भी नहीं अटकता है। बोलकर देखो, आ, ज़बान डायरेक्ट मुंह खुला हुआ है, ठीक है, कहीं भी आपकी ज़बान लड़खड़ाएगी नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्वर असे म्हणतात। बस इतना ही पॉइंट लिखो, मत लिखो ज़्यादा। स्वरादि देखो कौन से होते हैं, अन आणि आह। हे स्वर उच्चारले, जब ये स्वर को हम उच्चारते हैं, बोलते हैं, असताना जब हम ये वो चीज़ को बोलते हैं, तुमच्या लक्षात येईल की तुमको समझ में आता है कि आचे उच्चारण अधि आणि मा, फिर उसके बाद माँ का उच्चारण होता है। मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। अम्म, तो पहले आ फिर माँ, तो आ का उच्चारण पहले, माँ का उच्चारण बाद में, आधा होता है। आणि आहा, तो आहा, तो आ का उच्चारण होता है, फिर हा का उच्चारण होता है। म व हा यांचे उच्चारण नंतर होते हैं, बाद में होते हैं। क्लियर हो गया? स्वर, स्वरादि हुआ। अब नवे स्वरादि, ये याद रखो, ये आ और औ, ये जो है ये हमको 2 नए आए वर्ण नवे स्वरादि मानले जाते। ये जो 2 है ये नए स्वरादि बोले जाते हैं इसको। हे स्वर मराठीमधील, ये जो स्वर है ये हमको कहाँ से मिले हैं? मराठी में से आए हैं। मराठी भाषेतून स्वीकारले आहे, इसको मराठी भाषा से स्वीकार किया गया है। तो आपको ये फिलअप में भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने एक एक चीज़ को हाईलाइट किया है। उसके बाद क्या बोला गया है? अर्थ स्वर। अर्थ स्वर मतलब कि आधा, य र ल व श। ये जो है ये स्वर क्या होता है? उच्चार, जब हम इसको उच्चारते हैं, हवाचे अथवळ आवळता असतात, थोड़ा सा अटकती है, जैसे य र ल, है ना, जबान पे लगती है। यामुळे त्यांना अर्थस्वर असे मानले जाते। इसको क्या बोला जाता है? अर्थस्वर। और एक चीज़ और, इसको आधा भी मिलाकर लिया जाता है, जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं ना जिसको लिखा जाता है मिलाकर, 2 मरतबा मिलकर आते हैं। या के साथ में देखो ऐसा या मिल जाता है ना, रा के साथ में भी मिलता है। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या है? व्यंजन। ज्या वर्णाचे उच्चारण होताना, जब ये इसका उच्चार करते, इसका तलफ़ुज़ करते, हवा तोंड्याची पोळकी अळविले जाते। ये इसमें तो पक्का अटकती है ज़बान, हाँ। यांचे व्यंजन असे म्हणतात। इसको त्यांना, इसको क्या बोला जाता है? त्यांना व्यंजन असे म्हणतात। व्यंजनाचे उच्चारण स्वतंत्रपणे करता येत नहीं। व्यंजन का इस्तेमाल अकेले नहीं किया जाता है।
कैसे नहीं किया जाता है? यांचा उच्चारण स्वराची मदद घ्यावी लागतो, इसमें इसकी मदद करनी पड़ती है। इसको भी हाईलाइट करना, हाँ बेटा, इसको कट नहीं करना। एग्जाम्पल देखो, जैसे क प्लस आ, तो जब भी तो बनेगा ना का, समझ रहे हो? फिर क्या है, जैसे हमको यहाँ पर कोई वर्ड बोला, जैसे कि बोला का, तो मैंने का के साथ में आ लिया, व के साथ में भी आ मिलेगा, ला के साथ में भी आ मिलेगा। तो ऐसे अशी रचना होते, ऐसी रचना होती है। व्यंजनात स्वर मिळले ही अक्षर होते, तो उससे ही अक्षर बनता है। सर्व स्वर अक्षर असतात, जितने स्वर हैं सबके सब अक्षर हैं। मात्र स्वर व्यंजन अक्षर नसतात, लेकिन सारे व्यंजन अक्षर नहीं हैं। सब स्वर अक्षर है लेकिन व्यंजन अक्षर नहीं है। अभी कैसे, देखो यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिया होगा नेक्स्ट पेज पे। हाँ देखो, ये इतना, बस इतना ही कर लो, काफ़ी है ये एग्जाम्पल जो है ना। या तो एक काम करो, हाँ इतना ही करो, ये लाइन हटा दो, इतना आंसर ले लो, क्योंकि आप खुद ही लिखोगे, बड़े आंसर में लिखोगे, अपने मन से लिखोगे ना बेटा आप लोग। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा कहाँ तक हुआ आंसर। एक सेकेंड ना, मैं देखने की कोशिश वाला कर रही हूँ, आंसर वाला, कि अगर मुझे मिल जाता आवाज़ उसका फ़र्क तो बहुत अच्छा होता। फ़र्क स्पष्ट करा, नहीं मिला ना। वर्णमांचे क्या है, ये वाला स्पष्ट हो गया। बस इतना ही लास्ट है। मैं आपको वो वाला, 1 मिनट रुको, मैं अभी ढूंढ कर बताती हूँ, उसका भी आंसर मैं अभी ले लेती हूँ। 1 सेकेंड रुको बेटा। चलो अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गया। चलो देखते हैं हम, ध्यान देना। आवाज़ और भाषण में फ़र्क क्या है? आवाज़ मानचे ध्वनि, आवाज़ का मतलब क्या होता है? ध्वनि होता है। और भाषण मानचे बोलने, भाषण का मतलब क्या होता है? बोलने होता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। हा साधारणात वर्ण बोलताना किंवा गाताना आपल तोंडेला बाहर पडतो। जब भी हम इसको बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो बाहर की तरफ निकल के आती है। जैसे अभी मैं आवाज़ बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो ना इस चीज़ को, ठीक है। और जो भाषण होता है, इसके अंदर क्या होता है? आपल्या विचार, जो हमारे विचार होते हैं, संवादात, जो हमारे संवाद होते हैं, संवाद की शक्ल में योग शब्द मधील वापरले जाते हैं। मतलब हम भाषण करते हैं तो हमारे जो भी बात होती है, हमारे जो भी विचार होती है, ये शब्द की वजह से बाहर बोले जाते हैं। आवाज़ म्हणजे शारीरिक रूपात आवाज़ तैयार होणारी ध्वनि, यानी हमारे शरीर से, हमारे जिस्म से तैयार होने वाली आवाज़, जो आवाज़ होती है उसको ही क्या बोला जाता है? आवाज़। जो हमारी ध्वनि होती है, ध्वनि में फ़र्क समझो। जैसे हमारा जो सुर होता है, सा रे गा मा, ये जो सुर होते हैं, यही सारे सुर मिलकर के हमारे वर्ड तैयार होते हैं, ठीक है। इसके बिना वर्ड तैयार नहीं हो सकता, ये ध्वनि होती है हमारी। आगे भाषण म्हणजे, भाषण का मतलब क्या है? विचारांचे, जो हमारे विचार होते हैं, शब्दांचे, जो हमारे शब्द होते हैं, किंवा माहिती, जो हमारी माहिती होती, जो मालूमात होती है, सांगणारी, सांगणारी मतलब जो हम बताते हैं, शब्दांचे संसुंगट मंडली, मतलब डायरेक्ट वो बात होती है। फिर उसके बाद क्या होती है? आवाज़ाचे सहाय्याने, आवाज़ाचे सहाय्याने, आवाज़ के सहारे से, आवाज़ की मदद से आपली अवस्था किंवा भावना, जो हमारे अंदर की जो भावना होती है, व्यक्त केली जाऊ शकतो। हम हमारी आवाज़ की मदद से अपनी भावना, ये सब चीज़ क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। जैसे दुख, आनंद, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सब हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। आपल्या विचारांचे संवादाचे रूप योग शब्दमध्ये मांडली श्रोत्याचे पहुँचवाले जाते। अब ये सुनने वाले को पहुँचाया जाता है, क्योंकि भाषण सिर्फ एक ही बंदा करता है ना, सारे तो नहीं करते हैं। अब ये क्या होती है? 5वें पॉइंट में बोला गया है, मनावर दडपण नसतात। जब हम इसको बोलते हैं तो मन में कोई दडपण नहीं होता, क्योंकि 4 लोगों के सामने हमें नहीं बोलना पड़ता है। बट इसको कैसा करना पड़ता है? मन के अंदर दडपण होता है, थोड़ा सा दडपण मतलब थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। आवाज़ शिकले जात नाही, आवाज़ जो है, जो हमारी आवाज़ होती है नहीं सीखी जाती है, मगर भाषण को सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। आवाज़ हा एक शारीरिक प्रक्रिया है, ये जिस्मानी प्रक्रिया है। भाषण जो होती है, ये कौन सी प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया है। मतलब ये हमारे दिमाग पर डिपेंड होता है, दिमाग से हमको बोलना पड़ता है, ठीक है। आवाजाना वापर बोलताना किंवा गाताना,
करण्यासाठी, मतलब आवाज़ का जो इस्तेमाल होता है या तो ये बोलने के लिए होता है या तो गाने के लिए होता है। और ये जो भाषण होता है वो ग्रांथिक वापर केले जाते हैं, मतलब किताबी लैंग्वेज बोली जाती है इसके अंदर। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर समझ में आ रहे होंगे, मैं जहाँ पर चल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, 9वां पॉइंट आपको देखने में मिलेगा आवाज़ अनौपचारिक असतात। आवाज़ कैसी होती है? अनौपचारिक होती है। लेकिन भाषण कैसा होता है? औपचारिक होता है। हम ऐसी कुछ भी बोलकर नहीं आ सकते भाषण के अंदर। आवाज़ निसर्गित आहे। आवाज़ हमको कहाँ से मिली है? कुदरत से मिलती है। और भाषा क्या होती है? हमारी जो भाषण होती है, बेटा यहाँ देखो भाषा लिखा है बच्चे ने, यहाँ भाषण ग्रंथिक भाषा आहे। ये कैसी होती है? किताबी भाषा होती है। ठीक है, क्लियर हुआ आगे? फिर जैसे पाण्याची आवाज़, पावसाची आवाज़, तो ये निसर्ग की आवाज़ है ना। इसका उदाहरण क्या दिया हुआ है? शब्द आणि वाक्य वापरून विचार करून केलेले जाते, मतलब शब्द और वाक्य को इस्तेमाल करके इसको किया जाता है। मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए बेटा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। ये हमारी पार्ट 3 की वीडियो थी 2019 की। अब आप लोग अपनी मेहनत अच्छे से जारी रखिए और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कोई सी वीडियो हमको बनवाना है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर क्या कीजिए, डाल दीजिए कि मैडम ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ। इंशाल्लाह मैं बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।